नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। तो देखिए, जो बच्चे बीकॉम और एमकॉम के एस्पिरेंट हैं, उनके देखिए जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो देखिए अब काफ़ी करीब आ चुके होंगे, क्योंकि दिसंबर का मंथ चल रहा है और सेमेस्टर एग्ज़ाम की घड़ियाँ बहुत ही समीप आ चुकी हैं। ठीक, तो ये देखिए उससे संबंधित हमारे चैनल पर जो MCQ क्वेश्चन जो CBCS पैटर्न है, याद रखिएगा CBCS पैटर्न है, उससे संबंधित जो MCQ एग्ज़ाम्स होंगे उनके सारे के सारे, उनसे संबंधित देखिए मैं टॉप MCQs की सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें MCQ के माध्यम से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस पे चर्चा कर लिया करेंगे, जिससे कि आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो एग्ज़ाम्स होने हैं CBCS पैटर्न के अकॉर्डिंग, चाहे वो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलेवेंट टॉपिक होंगे। क्लियर? तो उसी से संबंधित देखिए आज हम लोग बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट MCQs पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का लिंक देखिए ये है, या यूट्यूब पे आप लोग नॉर्मल सर्च करेंगे स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस, तो अभी हमारे चैनल का इस लोगो के साथ आपको चैनल मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहाँ पे अब रेगुलरली बीकॉम और एमकॉम के MCQs की सीरीज़ इसी तरह चलती रहेगी। क्लियर? तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने बीकॉम और एमकॉम के इंपॉर्टेंट को MCQs की क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स देखिए हमारा है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ओके, और ये CBCS पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस सेलेक्ट किया गया है, और ये देखें इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। MCQ पैटर्न के एग्ज़ाम के लिए ये रेलेवेंट है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो देखिए शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके और वो अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सके। क्लियर? तो देखिए BRF का बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहला क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। बोल रहा है आपसे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है वह कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर 1872 या 15 अक्टूबर 1872। तो जल्दी से कमेंट में आंसर करके आप लोग बताइए कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वह कब फोर्स में आया। क्लियर? जल्दी जल्दी आंसर करिए कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कब बना। तो याद रखिएगा जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपका 1 सितंबर 1872 को क्या बोलते हैं लागू हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। दूसरा बोल रहा है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर को लेकर। तीसरा, स्टेट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा उसके द्वारा जो स्टेट्स नोटिफाई किए गए हैं उसमें, या नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से आंसर करके बताइए कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहाँ पर लागू हुआ जब वह फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स। जल्दी जल्दी आंसर करिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे देश में किन किन जगहों पर लागू हुआ। जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वह आपका पूरे देश में लागू हुआ एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे के पूरे देश में वो लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872 से। कब कहाँ लागू हुआ था? पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। क्लियर? चैनल को देखिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर हिट कर दे, ताकि जैसे ही अपलोड मैं वीडियो करूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट, यानी कि
एक एग्रीमेंट देखिए एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है बिटवीन एटलीस्ट बिटवीन कितनी पार्टीज़ के बीच में, मतलब कि एक एग्रीमेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है कितने पार्टीज़ के कम से कम बीच में होता है ये। क्लियर? तो एक एग्रीमेंट जल्दी से आंसर करके बताइए आप लोग कि एक देखिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है और ये कम से कम कितनी पार्टीज़ के बीच में होता है, 4 पार्टीज़, 6 पार्टीज़, 3 पार्टीज़ या 2 पार्टीज़। जल्दी से आंसर करके इसका आप लोग बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना सकें, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जल्दी से इसका आंसर करिए कि एक एग्रीमेंट देखिए एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज, 4 पार्टीज, 6 पार्टीज, 3 पार्टीज या 2 पार्टीज। तो याद रखिएगा एक एग्रीमेंट जो होता है वो एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है बिटवीन कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टीज, यानी कि कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए क्योंकि एक अकेला आदमी अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर या एक्सेप्टेंस। तो जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए कि एवरी प्रॉमिस, ठीक, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर या एक्सेप्टेंस। जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। याद रखिएगा ये क्या होता है, एग्रीमेंट। और जब यही प्रॉमिस आपका क्या बोलते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, क्या हो जाए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर देखिए बनेगा एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये देखिए ये एक डेफिनेशन ही है कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो याद रखिएगा कि एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइड सेक्शन ऑफ डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। यानी कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है वह आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, उसका आंसर आप लोगों को करना है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई, याद रखिएगा जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है ई एफ, इसको सब सेक्शन पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए 2 लिखा है 2E, तो ये सेक्शन हो जाएगा और ये सब सेक्शन पढ़ते हैं। ओके, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई, सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच और सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग इसका कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है, जो मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इसका आंसर देखिए बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सेक्शन 2H। याद रखिएगा जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है, जो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है जो आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक, वह सेक्शन 2 सबसेक्शन H में डिफाइन किया गया है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैध अनुबंध किसे कहा जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आर मेड बाय फ्री कंसेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, स्वतंत्र सहमति के साथ दिया गया हो। दूसरा, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, ठीक, और हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो जल्दी से आंसर कर, या ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से आंसर करिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसी से संबंधित देखिए आपसे आंसर किया है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, जल्दी से आंसर करिए कि दैट शुड बी फ्री कंसेंट, that should be made by competent parties, that should be have lawful consideration and lawful object, या all of the above। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए क्या आंसर बनेगा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के मुख्यतः क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसकी पीडीएफ देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पर मिलेगी। याद रखिएगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्वास्तिक 0421। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। क्लियर? नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको जाकर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप लोगों को इसकी सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के देखिए ये तीनों के तीनों एसेंशियल फीचर्स होते हैं, यानी कि दैट शुड बी
मेड बाय फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति के साथ होना चाहिए, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, एंड ये देखिए एक लॉफुल कंसिडरेशन इसमें होना चाहिए, और ये लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ही होना चाहिए, यानी कि किसी को गोली मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब ध्यान से क्या कह रहा है आपसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स यानी कि एक अनुबंध किस चीज़ की उत्पत्ति करता है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू इट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू इट, या म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा कि जो एक अनुबंध होता है वो किस चीज़ की उत्पत्ति करता है? राइट्स यानी कि अधिकार और दायित्व पक्षकारों के बीच। दूसरा देखिए क्या बोलते हैं, पक्षकारों के बीच दायित्व। तीसरा देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू इट यानी कि आपसी सहमति पक्षकारों के बीच, या क्या बोलते हैं आपसी कानूनी अधिकार और उत्तरदायित्व पक्षकारों के बीच। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स व्हाट? राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू इट, या म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट। प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत बना सके और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सके। वो चाहे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ये सबके लिए हेल्पफुल है। क्लियर? तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स व्हाट। तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो म्यूचुअल लॉफुल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है पक्षकारों के बीच में, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन एग्रीमेंट यानी कि एक अनुबंध में और प्योरली डोमेस्टिक नेचर, जो प्योरली आपका घरेलू प्रकृति का, यानी कि एक ऐसा अनुबंध जो पूर्ण रूप से एक घरेलू प्रकृति का है। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज, ठीक, तो जो आपकी पक्षकार होंगे उनका जो इंटेंशन होगा, मकसद होगा, वह देखिए जो पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो उसमें देखिए जो आपका एक कानूनी संबंध स्थापित करने से जो आपका मकसद होगा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इट शुड बी प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। तो क्या ये कोर्ट द्वारा सेटिस्फाई करने के लिए बस इसको किया जाता है, मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए ये एग्रीमेंट किया जाता है, या प्रिज्यूम टू बी एग्जिस्ट यानी कि क्या बोलते हैं मानने के योग्य के लिए बस कि हाँ कुछ प्रिज्यूम्ड कर लेना कि हाँ एग्जिस्टेंस में है कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सॉरी एग्रीमेंट, या रिक्वायर्ड टू द एक्सटेंस ऑफ कंसिडरेशन यानी कि कंसिडरेशंस को बढ़ाने के पर्पज से, या नॉट रिलेवेंट एट ऑल यानी कि ऐसा एग्रीमेंट रेलेवेंट ही नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो आपके, पहले आप लोग आंसर करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा कि जो आपके ऐसे एग्रीमेंट जो पूर्ण रूप से घरेलू प्रकृति के हैं, ठीक, इनके बीच में देखिए जो कानूनी दायित्व, कानूनी संबंध देखिए जो स्थापित किया जाता है पक्षकारों के बीच, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका इंटेंशन क्या होता है कि कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए, या बस ऐसे मान लेना कि हाँ कोई ऐसा एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में है, या कंसिडरेशंस के एक्सटेंट के लिए, या ऐसे कोई भी एग्रीमेंट का कोई भी रेलेवेंट ये होता ही नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए कि क्या आंसर होगा कि ऐसे एग्रीमेंट किस उद्देश्य से किए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कोर्ट को सेटिस्फाई करने के पर्पस से किए जाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ए बनेगा, ठीक। तो टू बी प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि डैश इज द फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि इन चारों में से कौन सा कानून द्वारा निषिद्ध है, मतलब कानून उसकी मान्यता नहीं देता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, एक इल्लीगल एग्रीमेंट की, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, या एक अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि क्या बोलते हैं जो कानून है वो किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की सुविधा प्रोवाइड नहीं कराता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की यानी कि वैध कॉन्ट्रैक्ट की, या इलीगल एग्रीमेंट की, या वॉइडेबल यानी कि व्यर्थनीय अनुबंध की, या अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की। जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो टोटली फॉरबिडन बाय द लॉ होता है। जल्दी से आंसर करिए आप लोग कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो टोटली आपका फॉरबिडन बाय द लॉ होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखिएगा जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो टोटली फॉरबिडन बाय लॉ होता है, क्योंकि कानून इस
पे पूर्ण रूप से निषेध यानी कि रोक लगाता है। इलीगल चीज़ें हम कोई भी कानून किसी भी देश का उसको मान्यता प्रोवाइड नहीं करता है। इसीलिए इसका आंसर देखिए बनेगा इलीगल एग्रीमेंट इज टोटली फॉरबिडन बाय द लॉ। ठीक, आज का देखिए अंतिम क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, यानी कि ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, मतलब कि ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि जो उसका बिजनेस कॉम्पिटिटर है यानी कि व्यापारी प्रतियोगी है उसको मारने के लिए। तो यह किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि ए देखिए क्या बोलते हैं, बी के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ए बोल रहा है बी से कि तुमको मेरे बिजनेस कॉम्पिटिटर को मारना है। तो ये किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा। तो ये क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये एक इलीगल एग्रीमेंट है, क्या एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए, जल्दी इसका आंसर करके बताइए कि ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। तो इसका आंसर देखिए होगा कि ए ने देखिए जो बी के साथ ऐसा समझौता अनुबंध कर रखा है जो जिसमें कि मारने पीटने की बात हो रही है। क्लियर, तो ये टोटली इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरीज में आएगा, तो इसीलिए बनेगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर, तो देखिए ये हमारे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज की क्लास में संपन्न किए बीआरएफ के, ठीक, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के। इसकी पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल SWAT60421 पे मिल जाएगी, इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहीं पे आपको सारी की सारी इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। क्लियर, और चैनल को देखिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारे चैनल पर इसी तरह रेगुलर क्लासेस होगी। जो भी बच्चे CBCS पैटर्न से परीक्षा देंगे MCQ वाली, BCom और MCom के बच्चे, उन सबके लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस होगी। तो इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।